गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं सबसे जीरो पॉइंट का एक टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर की जो शुरुआत होती है वो जीरो टॉपिक्स होती है, और वो जीरो टॉपिक है जो आपका वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, यहाँ पर आज का टॉपिक है वर्ब टू बी के विभिन्न प्रयोग हिंदी अर्थ सहित। हिंदी अर्थ सहित। तो किसी को भी अगर इंग्लिश का ग्रामर का सीखना है या इंग्लिश में कुछ चीज बताना है तो हमें सबसे पहले जीरो पॉइंट अर्थात वर्ब टू बी का प्रयोग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बेसिक, इससे छोटा कोई चीज है ही नहीं। बच्चों को या किसी भी जिसको नॉलेज नहीं है इंग्लिश के बारे में, उसको सबसे पहले हमें वर्ब टू बी के बारे में जानना जरूरी होता है। बिना वर्ब टू बी के हम ना तो टेंस कर सकते हैं, ना तो एक्टिव पैसिव, ना तो नरेशन कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमें वर्ब टू बी का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। वर्ब टू बी की आवश्यकता सभी को पड़ती है। तो वर्ब टू बी का प्रयोग मैं बताना चाहता हूं कि वर्ब टू बी का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जहां पर जिसमें क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, यम्बी का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात ऐसे वर्ब टू बी का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट अथवा मेन वर्ड के रूप में किया जाता है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले लिखा है हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। इस वर्ब टू बी में आपके 7 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। पहला इज है, दूसरा एम है, तीसरा आर है, फोर्थ वाज है, फिफ्थ वेयर है जिसको हम वर भी कहते हैं, 6 विल भी है, 7 शैल भी है। तो इसका हिंदी अर्थ है, उसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके रूल्स हैं क्या कि सब्जेक्ट प्लस एच भी में वर्ब टू बी आता है। उसके बाद मेन वर्ड, नाउन या कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों एक ही होते हैं। लास्ट में जो शब्द आते हैं उन्हीं को हम नाउन या मेन वर्ड या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें एडजेक्टिव का प्रयोग, एडवर्ब अथवा आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको एक एक इसके हिंदी अर्थ के साथ एक एक एग्जाम्पल को बताते हैं। तो हमारा पहला है हेल्पिंग वर्ब इज। वर्ब टू बी का पहला है इज। इज एम आर, इज एम आर। तो मैं बता दूं कि इज एम आर ये जो तीनों पार्ट है ये प्रेजेंट में किए जाते हैं। ये तीनों प्रेजेंट में प्रयोग किए जाते हैं अर्थात वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इज जो होता है वह यस यस अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट साथ, एम जो होता है वो आई के साथ लगता है, और आर जो होता है वो पी एस के साथ प्रयोग किया जाता है। तो हम समझ गए इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इज का अर्थ है होता है। जब किसी भी वाक्य में है आए और उसमें क्रिया का प्रयोग ना हो अर्थात उसमें कोई एक्शन ना हो रहा हो, तब ऐसे वाक्यों में हम इज का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे वह एक अध्यापक है। तो यहाँ पर है आया तो हम सीधा जान जाएंगे इसमें इज का प्रयोग होगा। तो हो गया वह की इंग्लिश क्या होती है हिज। ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। इस तरह हम अन्य सेंटेंस बना सकते हैं कि वह एक गायिका है, वह एक खिलाड़ी है, वह एक डॉक्टर है, इस तरह। नेक्स्ट पॉइंट होता है एम। एम का हिंदी अर्थ होता है हूं। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में हूं शब्द आता है, जैसे देखो मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, यहाँ हूं आया तो हम सीधा जान जाएंगे ऐसे वाक्यों में हम एम का प्रयोग करेंगे। तो हो गया आई एम ए वेरी गुड डॉक्टर। तो हूं का जब आ गया तो हम सीधा जान जाएंगे एम का होगा। उसके बाद आता है आर। आर का 2 अर्थ होता है होता है। है में क्या होता है, एक बिंदी लगी होती है और उसी के साथ होल होता है। तो है और हो जब आ जाए वाक्य, हिंदी वाक्य अंत में, तो हम जान जाएंगे आर लगेगा। जैसे हम सभी बहुत चालाक लड़के हैं, यहाँ लड़के हैं आ गया, है आ गया तो हम जान जाएंगे है का अर्थ आर होता है। तो हो गया वी, हम इंग्लिश बी हो गया, आर वेरी क्लीवर बॉयज। इस तरह अगर हो है तो हो का एग्जाम्पल नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं। जैसे तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। तुम एक टीचर हो, यू आर ए टीचर। इस तरह हो के अर्थ में भी हम आर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा वाज। वाज का प्रयोग, वाज और वेयर ये दोनों होते हैं पास्ट टेंस में। किसमें होते हैं, पास्ट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में हिंदी वाक्य अंत में था थी आए
तब हम वाज का प्रयोग करेंगे, और जब वेयर थे आता है तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं। वाज जो होता है यह यस यस प्लस आई के साथ प्रयोग किया जाता है। यस यस प्लस आई मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई, और वेयर का प्रयोग केवल पीएस के साथ किया जाता है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो जैसे देखो, वह एक मधुर गायिका थी, यहां थी आ गया, क्या गया, थी। तो थी आ गया तो हम सीधा वाज का प्रयोग करेंगे, तो वह की इंग्लिश होती है सी, तो हो गया सी वाज ए, मधुर का स्वीट, गायिका का सिंगर, तो हो गया सी वाज ए स्वीट सिंगर। उसी तरह जैसे वह एक डॉक्टर था, क्या, वह एक डॉक्टर था, ही वाज ए डॉक्टर, ही वाज ए डॉक्टर। लेकिन हम आते हैं वेयर के प्रयोग में, वेयर का अर्थ थे होता है, जब हिंदी वाक्य के अंत में थे शब्द आए तो हम वेयर का, और वेयर को वर कहा जाता है मॉडर्न टाइम में। तो हो गया जैसे वे बहुत लंबे खिलाड़ी थे, तो हो गया दे वेयर वेरी टॉल प्लेयर, दे वेयर वेरी टॉल प्लेयर। तो इस तरह हम जब थे आए तो हम क्या कर सकते हैं कि वर का या वेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। किसमें होता है, फ्यूचर टेंस में। इन दोनों का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। आपको पिछले चार्ट में बताया है प्रोनाउन में कि शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है, बाकी सभी के साथ ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। लेकिन इन दोनों का हिंदी अर्थ कब इनका प्रयोग किया जाता है, जब हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, बनेंगे, बनोगी, बनूंगा आदि शब्द आए, तब हम विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या, जैसे कल शुक्रवार होगा, अब होगा आ गया तो हो जाएगा इट विल बी फ्राइडे टुमारो। तो आपको इट कहां से आया, तो जब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग ना हो और समय, मौसम, दिन, तारीख आदि का बात आए, तब ऐसे वाक्यों में हम अपने मन से इट का प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाक्यों में इट का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए हम इसे न्यूट्रल इट कहते हैं। नेक्स्ट है जैसे मैं एक अच्छा गायक बनूंगा। अब बनूंगा आ गया तो हम जान जाएंगे कि विल बी या शैल बी लगे, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट मैं है तो मैं की इंग्लिश आई होता है, तो आई के साथ शैल बी होता है। आई शैल बी ए गुड सिंगर। तो आप देख लिए, मैं एक अच्छा गायक बनूंगा, तो बनूंगा आ गया तो हो गया आई शैल बी ए गुड सिंगर। तो यहाँ बी का अर्थ होने के अर्थ में होता है, किसी चीज के बनने या होने के अर्थ में होता है। इसी तरह हम बताते हैं कि एक एग्जाम्पल और है, जैसे वह एक अच्छा वकील बनेगा, वह एक अच्छा वकील बनेगा, फिर आ गया बनेगा तो हो गया ही विल बी ए गुड लॉयर। लॉयर को हम एडवोकेट भी कहते हैं। इस तरह आप इसके चार्ट को अच्छी तरह समझिए। जब भी हिंदी वाक्य, हमेशा किसी भी वाक्य को जिसमें मेन वर्ब या एमवी का प्रयोग ना किया गया हो, ऐसे वाक्यों को हमें अगर इंग्लिश में अनुवाद करना है या बोलना है तो हमें हिंदी वाक्य के अंत के शब्द को देखना चाहिए। हिंदी वाक्य अंत में जैसे हूं, है, हैं, थी, थे, बनूंगा, होगा, बनूंगा या बनेंगे आज शब्द को देखकर हम हेल्पिंग वर्ब टू बी के प्रयोग को यूज करके अपने सेंटेंस को सही कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और आप इसके आधार पर, इस वर्ब टू बी के आधार पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण अपने मन से सोच सकते हैं, और उसी के अनुसार आप नए नए सेंटेंस बनाकर आप प्रयोग करिए। और मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि अगर इस वर्ब टू बी अर्थात 0 पॉइंट वर्ब टू बी को अगर याद कर लेते हैं तो ये आपका बेसिक है, सबसे 0 पॉइंट यही शुरुआत होती है। इसके बाद आपका टेंस आता है, तो आप इसको अवश्य बार बार रिवीजन करें, और अगर ये पोस्ट अच्छी लगे इस पर शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को सीखने में सरलता हो और उनको जानकारी हो, जिससे वे और चीज सीखने की जागरूक हों। इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने सब्सक्राइबर को जो मेरे साथ लगे हुए हैं और मेरी संख्या को अधिक से अधिक बढ़ा रहे हैं, जो आज लगभग 500 के करीब पहुंच चुका है। तो थैंक यू वेरी मच।